हेलो, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वायु, ठीक है? तो वायु क्या होती है इसके बारे में बताऊँगा आज मैं आपको, ठीक है? इसमें कह दिया है हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। तो हमारी जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी के चारों साइड में जैसे आप और मैं रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे चारों साइड में क्या वायु है। तो वायु जो है इस तरीके से पृथ्वी को जो है घेरे हुए चारों तरफ से, ठीक है? जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल, ठीक? पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। जो भी जीव है, जीवित पर्सन है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उन सब के लिए क्या वायु ज़रूरी है, ठीक है? वायुमंडल ज़रूरी है। यह हमें साँस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। जैसे आपको और मुझे साँस लेना है तो ये क्या हमें वायु देता है। ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से ही मिलती है। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। अब सूर्य जो होता है, सूर्य से क्या होता है हानिकारक किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें। तो वो जो किरणें आती हैं तो वो क्या होती हैं? हानिकारक किरणें। तो वायुमंडल में एक परत होती है जिसको बोला जाता है ओज़ोन। तो ओज़ोन परत क्या करती है उन हानिकारक किरणों को वापस कर देती है और अंदर तक नहीं आने देती है जिससे हमारी जो पृथ्वी है और हम लोग हैं, वो क्या है इन हानिकारक किरणों से बचे रहते हैं। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अगर ये सुरक्षा की ये परत मतलब वायुमंडल ना हो, तो दिन में क्या हो जाएगा सूर्य से आने वाली गर्मी से जो है पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और रात के समय ठंड से जम जाएगी, ठीक है? एक ही जगह पर। जैसे आज के टाइम पे हम लोग हैं और दिन में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और रात में क्या बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी अगर वायुमंडल ना हो, जैसा कि बुध ग्रह पर होता है, ठीक? अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो जो वायु राशि है जिसकी वजह से क्या है, पृथ्वी का तापमान जो है स्थिर रहता है लगभग, जिससे क्या है दिन और रात का तापमान स्थिर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है उसमें, जिस वजह से क्या है कि यहाँ पर जीवन है, ठीक? अब नेक्स्ट दिया है वायुमंडल के संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ होती है तो वो किस-किस से मिलके बनी है, जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल किससे मिली के बनी हुई है, ये ग्रेफ़ाइट है इसमें, ठीक है? जो इसकी निब है वो किससे बनी है? ग्रेफ़ाइट से। ये लकड़ी से बनी हुई है, साथ ही साथ में ऊपर पॉलिश कर दी गई है तो वो कलर है। तो इसमें क्या हो गया 3 चीज़ें ब मिली हुई हैं, ग्रेफ़ाइट, लकड़ी और ये पॉलिश वाला कलर। तो ये इस पेंसिल के क्या हो गए संगठन, इन चीज़ों से ये बनी हुई है, संगठन हो गए। इसी प्रकार से जो हमारा वायुमंडल है वो किन-किन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो है अलग-अलग प्रकार की गैसेज़ हैं, जैसे कि एक है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 2 प्रमुख गैसें हैं जो वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये क्या है वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओज़ोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे-छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। तो वायुमंडल में जो है धूल के छोटे-छोटे कणों को भी गिना जाता है, ठीक है? जैसा कि वृत्ताकार ये बना हुआ है इसमें मालूम पड़ रहा है कि कौन-सी गैस कितने परसेंट है। अगर मान लीजिए ये गैस का परसेंटेज है कि इतने में पूरी गैस है, अगर इतने में पूरी गैस है तो इतने में से जो 78% यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग है, उसमें क्या होगी केवल नाइट्रोजन और ये वाले भाग में केवल क्या होगी ऑक्सीजन और आर्गन गैस ये दिया है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का भाग दिया है ये और बाकी अन्य चीज़ें होंगी। अन्य चीज़ों में क्या हो सकता है आपके धूल के कण भी हो सकते हैं और साथ ही साथ में क्या हो सकता है आपके कि जो जलवाष्प होती है वो भी रहती है, ठीक है? वायुमंडल में। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। जैसे ये बताया कि मान लीजिए ये पूरा वायुमंडल, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन-सी चीज़ मिल रही है? नाइट्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है? जब हम साँस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, ठीक है? तो आपने अभी तक क्या सुना होगा कि जब हम जो है साँस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं तो उसके लिए कौन-सी गैस इम्पोर्टेंट है? ऑक्सीजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायुमंडल में से जो हमारी नोज़ है, वो केवल ऑक्सीजन गैस को ही ढूँढ-ढूँढ के हमारे फेफड़ों तक ले जाती होगी, ठीक है? तो जो वायुमंडल में जो भी गैसेज़ हैं, वो सारी गैसेज़ वायु फेफड़ों में पहुँचती हैं हमारे लंग्स में और वहाँ पर जो गैस हमारे लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, तो उसी गैस को जो हमारे लंग्स से जो है एक्सेप्ट करते हैं, बाकी गैस लंग्स में वहीं पर रुकी रहेंगी जब तक कि
कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोशिकाओं से आकर लंग्स में आएँगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी जैसे ही, वैसे ही अन्य गैसें भी बाहर चली जाएँगी, ठीक है? परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधों को क्या है अपने जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन को। हमारे लिए भी जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वैसे, ठीक है, होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो जो पौधे होते हैं वो सीधे-सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। फिर वो क्या करते हैं कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, क्या? जीवाणु। जैसे एक जीवाणु होता है आपका राइज़ोबियम, जो कि क्या है दलहन होती है जो दालें, उनके पौधों की जड़ों में लगता है। ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है, उसको इस रूप में परिवर्तित कर देगा कि उसका उपयोग पौधे कर सकें, ठीक है? जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें, इसका स्वरूप बदल देते हैं ये जीवाणु, ठीक है? ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है, ठीक है? ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में दूसरे नंबर की गैस है जो कि प्रचुरता में मिलती है। यहाँ पर दिख रहा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन की भी मात्रा अच्छी सही है इसमें 21% और 78% क्या है नाइट्रोजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य और जो पशु है उन्हें क्या सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप जो पेड़ पौधे होते हैं हरे, वो क्या करते हैं? एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत वो अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर कर ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक है? इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? पादपों के द्वारा आती है, ठीक है? यदि हम कुछ वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर पृथ्वी पर कोई भी वृक्ष ना हो, तो जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन गैस बनती है, जो पेड़-पौधे बनाते हैं और पेड़-पौधे ही नहीं होंगे तो फिर ऑक्सीजन गैस बनेगी क्या? नहीं बनेगी, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण गैस है। क्यों? क्योंकि जो हरे पादप होते हैं, वो जो है जिस तरीके से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनके लिए किस गैस की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर वो क्या करते हैं? भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस कर देते हैं। तो वायुमंडल से वो क्या करते हैं? हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन वापस कर देते हैं, ठीक है? मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन लेकर। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यहाँ संतुलन बना रहता है, ठीक है? जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पादपों को चाहिए उतनी जो है जंतु छोड़ देते हैं, ठीक है? तो जिससे क्या है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होनी चाहिए उतनी वो रहती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है आज के समय में कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक मात्रा में वायुमंडल में आ रही है। अब इससे क्या हो रहा है प्रतिवर्ष लगभग करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दी जा रही है। अब बढ़ोतरी हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो पृथ्वी के मौसम में क्या करती है? चेंज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी पर क्या होता है? गर्मी बनी हुई रहती है। लेकिन जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो पृथ्वी पर जो है गर्माहट कैसी रहेगी? ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी में ऊष्मा विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो किसको गर्म करती हैं? पृथ्वी को, ठीक है? अब पृथ्वी की सतह से ये टकराकर इस तरीके से फिर क्या होती हैं जब वापस जाना चाहती है। लेकिन जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस ऊष्मा को क्या कर लेती है? अवशोषित अवशोषित करके फिर क्या होता है वायुमंडल से हमारे यहाँ पर क्या गर्मी बढ़ जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है तो वो नॉर्मल गर्मी को रोक के रखेगी और नॉर्मल गर्मी बढ़ेगी, सामान्य गर्मी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा हो जाएगी तो वो पृथ्वी से जाने वाली ऊष्मा जो वापस जानी चाहिए थी अंतरिक्ष में, उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा को कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में रोक लेगी।
अब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा रुकेगी तो पृथ्वी का वायुमंडल कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म। जब नॉर्मली गर्म करती है तो वो तो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये। अब जब ग्रीन हाउस प्रभाव नॉर्मल चलता है तो वायुमंडल या पृथ्वी का तापमान कैसा रहता है, नॉर्मल। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी तो वो क्या हो जाता है आपका, उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। अब इतनी वृद्धि हो जाएगी तो जो जमी हुई बर्फ होती है वो क्या होती है, पिघलने लगती है। और इसकी वजह से क्या है कि जो समुद्र तल है उसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और समुद्र के किनारे जो भी क्षेत्र होते हैं, स्थलीय क्षेत्र जमीन होती है, वहाँ पर क्या है, पानी आता जा रहा है और जिससे क्या है, बाढ़ जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपका वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, ये है क्षोभमंडल। हमारा जो वायुमंडल है 5 परतों में विभाजित है। सबसे पहले क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है डायग्राम में। ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाओगे तो सबसे पहले कौन सा वायुमंडल आता है आपका, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के बाद में आएगा समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में आएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल के बाद में बाह्य वायुमंडल और सबसे बाद में आएगा बहिर्मंडल, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। क्षोभमंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्यों क्यों क्योंकि जो जीवन है वो इसी परत के अंतर्गत रहता है। जितने भी जीव जंतु वगैरह पादप है वो सब कुछ यहीं पर रहते हैं, यहाँ पर नहीं। इसके ऊपरी परतों में कोई जीवन नहीं है, ठीक। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये कहाँ तक फैला रहता है, 13 किलोमीटर तक, ठीक। लेकिन ये इसकी औसत ऊंचाई है। ये क्या, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, 15 किलोमीटर। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, 12 किलोमीटर के समथिंग पर, ठीक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। इसी मंडल में जो वायु मौजूद है उसमें हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा होना, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। तो मौसम से रिलेटेड जो लगभग सभी घटनाएं होती हैं वो यहीं पर होती हैं, ठीक है। जैसे बादलों का बनना, बारिश होना, ये सब यहीं पर होता है, ठीक। और साथ ही साथ में इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो है कम होता जाता है, तापमान घटता जाता है, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है आपका समताप मंडल। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। क्षोभमंडल के बाद वाला भाग है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, 50 किलोमीटर तक। लेकिन कहाँ से, ये आपके लगभग 15 किलोमीटर से यहाँ तक 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक। मतलब इसकी जो है मोटाई कितनी होगी, लगभग 35 किलोमीटर, ठीक। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें क्या है, ना तो बादल होते हैं ना कोई मौसमी घटना होती है, ठीक। अब इस वजह से क्या होता है, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श हैं। तो यहाँ की परिस्थिति कैसी, हवाई जहाज यहाँ पर आराम से उड़ाया जा सकता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें क्या होता है, एक ओजोन गैस की परत होती है, ओजोन। ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें आएंगी जैसे सूर्य से, तो उन परतों को ये क्या कर देती है, वापस पहुंचा देती है अंतरिक्ष में और पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देती, ठीक है। ओजोन परत, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट कौन सा दिया है आपका, मध्यमंडल। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। तो कौन सा, मध्यमंडल। और ये क्या है, समताप मंडल के ऊपर होती है, ठीक। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। 80 किलोमीटर मतलब यहाँ से पृथ्वी की सतह से ये कहाँ तक फैली हुई है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। लेकिन यहाँ से देखोगे तो ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के अंतर्गत है। मतलब इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 30 किलोमीटर, ठीक।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब अंतरिक्ष में क्या होता है, होते हैं कुछ उल्कापिंड पाए जाते हैं, जो कि बड़े-बड़े पत्थरों के रॉक्स होते हैं, जो पृथ्वी के आकर्षण बल की वजह से पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं। अब इस तरीके से वो खींचे आते हैं और पृथ्वी की सतह की ओर आना चाहते हैं, लेकिन इस मध्यमंडल में आकर वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है? जिनको आप देखते होंगे टूटता हुआ तारा बोला जाता है जैसे, ठीक है? नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। अब कौन सा है, बाह्य वायुमंडल। मध्यमंडल के ठीक ऊपर है बाह्य वायुमंडल। इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो तापमान क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक। इस परत में क्या होता है, ऊपर जाओगे क्षोभ मंडल में तो तापमान कम होता है, समता मंडल में जाओगे तो वहां पर लगभग तापमान स्थिर हो जाता है, मध्यमंडल में जाओगे तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाएगा, लेकिन वायुमंडल में जाओगे तो तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल क्या है, यहाँ पर एक इस परत का क्या है, भाग है। यह परत 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये कहाँ से, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक कौन सी परत पाई जाती है, आयन मंडल। आयन मंडल क्या करती है, इसमें आयन मंडल में माइनस और प्लस, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं हमारे लिए कि जो रेडियो संचार होता है, तो रेडियो संचार में क्या होता है कि पृथ्वी के किसी एक भाग से, किसी एक रेडियो स्टेशन से वहां से किरणें इस मंडल तक इस प्रकार से पहुंचाई जाती हैं, और जब ये आयन मंडल से टकराती हैं ये किरणें, तो यहाँ से ये टकराने के बाद में एक जो एरिया होगा, जो कि इन रेडियो की किरणें तक पहुंचने के एरिया जो सेट किया होगा, वहाँ तक जो पूरे उस एरिया में फैल जाती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके शहर का जो रेडियो चैनल होता है, तो वो केवल आपके शहर में ही आता है, सब जगह नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रीक्वेंसी इतनी सेट कर दी गई है कि वो जो है वापस आयन मंडल से आकर उसके उसके जो किरणें हैं वो फैलें तो कहाँ तक फैलें, केवल उसी शहर तक फैलें, ठीक है। पहुँचाई केवल एक जगह से गई थी, लेकिन जब जो पहुँचाई जाती हैं किरणें तो आयन मंडल से टकरा के एक एरिया में फैल जाती है। इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ से तो आपको जो प्रसारण करना है वो पहुँचाया, और इतने एरिया में जो भी रेडियो होंगे उन सब में क्या है, वो प्रोग्राम प्रसारित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत है। हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब लास्ट में इसमें क्या दिया गया है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल 400 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है, ठीक, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर तक रहता है। अब इसमें जो हल्की गैसें मिलती हैं जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसें, ठीक। तो इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा।